हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 3 दिसंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन आए थे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? 50%, ऑप्शन बी 1%, ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन सी 10%। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक हुए हैं, ये हुए हैं रेमंड लिंडमैन। रेमंड लिंडमैन इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जब भी एक ऊर्जा स्तर से और दूसरे ऊर्जा स्तर पे जो एनर्जी जाती है वो लगभग 10% ही एनर्जी जाती है। बाकी की जो 90% एनर्जी है वह किस में वेस्टेज हो जाती है? शोषण में और मेटाबॉलिक क्रियाओं में, इनमें ये खर्च हो जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे अपनी घास है, ठीक है, इसके अंदर 1000 कैलोरी है। जब इसको कोई टिड्डा खाता है तो उसके पास लगभग इस 1000 कैलोरी का 10% मतलब 100 कैलोरी ही जा पाता है। बाकी का जो 900 कैलोरी है वो कहाँ पे वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा का जो हमेशा जो बनेगा ग्राफ बनेगा, ठीक है, पिरामिड बनेगा ऊर्जा का, वो हमेशा अपवर्ड बनेगा। ऐसा जैसे मान के चलो यहाँ पे 1000 कैलोरी है, जब ये सेकंड ट्रॉपिकल स्तर में जाएगी तो यहाँ पे इसको 100 कैलोरी मिलेगा, और उससे अगले स्तर पे जाएगी तो 100 का 10%, 10 कैलोरी ही इसको मिल पाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा 10%। इसको अपन 10% ऊर्जा नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको 10% ऊर्जा नियम भी बोलते हैं। और यह किसने दिया था? यह रेमंड ने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। ठीक है, तो जो लेड नाइट्रेट है PbNO3, तो इसके साथ में क्या पोटेशियम आयोडाइड की जब मैं क्रिया करूँगा, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा लेड आयोडाइड और 2KNO3। ठीक है, ये बनेगा। अब ये इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक, कि जो लेड आयोडाइड है इसका कैसा, ये क्या होगा? तो लेड आयोडाइड बनेगा, और जो यह होता है ये ठोस अवस्था में होता है। दूसरी बात क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है? इसका कलर पीला होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। पादपों में धनात्मक गुरुत्वाकर्षण संचलन मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है जल, रसायन, प्रकाश और गुरुत्व। ठीक है, तो देखो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ठीक, ये होता क्या है? देखो जब भी पौधे का कोई हिस्सा होता है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है। ठीक है, जब भी पौधे का कोई हिस्सा होता है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है तो वो क्या होता है? वो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है। और जब भी कोई पौधे का हिस्सा है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ता है। ठीक है, जब भी कोई विपरीत बढ़ता है तो क्या होता है? वो होता है ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण कौन सा हो जाएगा? जैसे जड़ें होगी, तो जड़ें क्या होती हैं? ये हमेशा गुरुत्वाकर्षण के दिशा में बढ़ती हैं। लेकिन जो उसका तना है, ठीक है, तना क्या होता है? तना हमेशा विपरीत अवस्था में बढ़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? जो ये जड़ें हो जाएंगी ये तो किसका एग्जाम्पल हो जाएंगी? ये धनात्मक गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, और जो तना है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वो ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा आंसर डी, गुरुत्व है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई?
ऑप्शन ए कैथोड किरण प्रयोग, ऑप्शन बी अल्फा कण प्रकीर्ण, ऑप्शन सी बीटा कण प्रकीर्ण और ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो अभी देखो जो ये थे रदरफोर्ड थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली। ठीक, और जब सोने की पतली पन्नी ली तो इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर ढेर सारे अल्फा कण का दे मारे। ठीक है, जब बहुत सारे अल्फा कण इस सोने की पन्नी पे गए तो हुआ क्या, इनमें से मैक्सिमम जो कण थे वो क्या हो गए, इस पन्नी के पार निकल गए। ठीक है, लेकिन जो कुछ कुछ कण थे वो ही वापस आए। ठीक, तो इसके आधार पे उन्होंने क्या निकाला, इसके आधार पे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का केंद्र होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है और ठोस होता है, और क्या होता है, धनावेशित भाग होता है। वो कैसा भाग होता है, वो धनावेशित भाग होता है। ठीक है, और इसी भारी केंद्र को रदरफोर्ड ने क्या बोला, इसी भारी केंद्र को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। ठीक, ये है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा कण को प्रकरण का प्रयोग किया, अल्फा कण को सोने की जो पतली पन्नी थी उसके ऊपर उन्होंने प्रहार किया और उसके बाद में इन्होंने नाभिक की खोज की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दो के रूप में संयोजकता संख्या दर्शाने वाला सही उदाहरण है। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि संयोजकता होती क्या है। ठीक है, तो किसी तत्व की संयोजन करने की क्षमता होती है, वही क्या होती है, वही हमारी संयोजकता कहलाती है। अब जो अमोनिया है, ठीक है, तो अमोनिया की संयोजकता +1 होती है। ठीक है, सल्फेट की इसकी -2, तो अपना ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, फास्फेट है तो फास्फेट की कितनी होती है, इसकी होती है -3, और नाइट्राइट की होती है इसकी भी -3, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, सोडियम की कितनी होती है, सोडियम की होती है +1। ठीक, और सल्फेट की होती है -2, सल्फेट की कितनी हो जाएगी, -2, और सल्फाइड की कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी -2। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या बोल रहा है, जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है। तो ये अपना जो कथन है ये सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये सही, क्योंकि जब भी कोई प्रजाति होती है, ठीक है, तो वो जनन करेगी। ठीक, जनन करेगी तो वो स्थायित्व में रह पाएगी। अगर वो जनन ही नहीं करेगी तो इसका स्थायित्व खत्म हो जाएगा। तो अपना ये सही है कि जो जनन है वो प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है। ऑप्शन बी, ये कथन बी क्या बोल रहा है, इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो ये अपना जो है ये गलत कथन है। ठीक है, अगर अपने को विविधता, अगर अपने को मान के चलो जैसे कि जो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए विविधता अपने को चाहिए। अगर विविधता नहीं हो पाएगी तो अपन जो एनवायरनमेंट में चेंज होंगे उनको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, और अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो वो जो प्रजाति है वो क्या हो जाएगी, वो विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो विविधता अपने लिए जरूरी है। तो ये कथन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन ए क्या है, वो सही है, और कथन बी गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। तो बेकिंग सोडा अपना कौन सा होता है, NaHCO3। ठीक है, अगर मैं इसको गर्म करता हूँ, अगर मैं इसको गर्म करता हूँ, ठीक है, तो किस किस में टूट जाएगा, ये Na2CO3, ठीक है, प्लस H2 जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसको मैं संतुलित कर देता हूँ। ठीक, तो क्या होता है, ऑप्शन ए क्या होता है, बेकिंग सोडा में हाइड्रोलिक अम्ल मिश्रित करके, तो ये अपना गलत हो जाएगा। बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्लिस्टन करके, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा कि बेकिंग सोडा को मैं जब गर्म करूँगा, ठीक है,
गर्म करूँगा तो इसका क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, इससे जल अलग हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये धावन सोडा में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्ध्य 15 सेंटीमीटर है। 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा टाइम। ठीक है, अब जब टाइम पूछा है तो अपने पास में क्या होना चाहिए, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस यानी दूरी बटा स्पीड यानी चाल। ठीक है, अपने पास में डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं इसको मीटर में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1800 मीटर। अपने पास में स्पीड नहीं है। ठीक है, तो मैं स्पीड फाइंड आउट करूंगा इसकी, ये जो 4 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, तरंग 15 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य वाली, इसकी मैं क्या करूँगा, इसकी मैं स्पीड फाइंड आउट करूँगा। तो मैं जब इसकी स्पीड फाइंड आउट करूँगा तो एक फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहाँ पे v क्या होती है, तरंग की चाल होती है। ठीक है, ये जो स्पीड होती है वो होती है, जो n होता है वो क्या होता है, ये इसकी तरंग दैर्ध्य, ये लैम्डा इसकी तरंग दैर्ध्य होती है और जो n होती है, ठीक है, ये इसकी आवृत्ति होती है। तो इसकी आवृत्ति कितनी है, ये है 4000 हर्ट्ज। ठीक है, और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी 15 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा 0.15। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा 600 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे पास में इसकी स्पीड आ गई। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को यहाँ रखूँगा बटा 600। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा, 600 1800 में 600 का भाग दिया तो कितना आया 3 सेकंड। तो ये मेरा टाइम आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो देखो थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया, उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। तो उन्होंने क्या बताया कि ये मान के चलो तरबूज है। अब इस तरबूज में जो लाल भाग होगा, ठीक है, जो लाल भाग होगा वो किसको डिनोट करता है, वो धनावेश को डिनोट करता है। और जो इस तरबूज में जो बीज होंगे, ठीक है, ये बीज हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। ये किसने बताया, ये थॉमसन ने बताया। ठीक, तो यह प्लम पुडिंग मॉडल था थॉमसन का, जिसने परमाणु के बारे में बताया। अभी देखो, परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति अंतर्निहित होते हैं। तो अपना ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि जो थॉमसन है उसने यही बताया था कि परमाणु क्या होता है, एक धनात्मक आवेश का गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तरबूज के बीजों की भांति अंतर्निहित होते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होते हैं। तो यह जो किसने बताया, यह रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है यह उसने बताया था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। तो यह नील्स बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ठीक, परमाणु अधिकांश एक सघन नाभिक वाला रिक्त स्थान होता है। यह भी किसने बताया था, यह भी रदरफोर्ड ने बताया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ठीक है, ये क्या हो गई, ये स्थितिज ऊर्जा। ठीक, m क्या डिनोट कर रहा है, m डिनोट कर रहा है मास, जो द्रव्यमान है ये उसको डिनोट कर रहा है। जो g है वो किसको डिनोट कर रहा है, वह गुरुत्वाकर्षण बल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और जो h है ये किसको, या तो वस्तु की स्थिति को या फिर ऊंचाई को। ठीक, इसको क्या कर रहा है, h डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसकी स्थिति या विन्यास। ठीक, तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किसी इसकी स्थिति या फिर विन्यास को निर्भर करती है। ये h से डिनोट होता है। गति के दौरान इसकी चाल, तो चाल से स्थितिज ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है। इसका तापमान, इससे भी कोई संबंध नहीं है। इसका रंग और आकृति, इससे भी स्थितिज ऊर्जा का कोई संबंध नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं, अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है। अभी देखो, जैसे ये मान के चलो कार्बन अपना यौगिक है, ठीक। अब इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। तो इसकी जो पहला कक्ष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। और जो इसका अंतिम कक्ष होता है, बाहरी कक्ष होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें आएंगे 4, ठीक। अब ये क्या कर सकता है इसका अष्टक पूरा करने के लिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। अब इसके लिए दोनों ही कंडीशन में या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं करता है। ये क्या करता है, ये दूसरे जो परमाणु होता है, जैसे हाइड्रोजन होता है, ठीक, तो उससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन साझा होकर के ये कौन सा बंध बनाते हैं, ये बनाते हैं सहसंयोजक बंध। तो कार्बन कौन सा बंध बनाता है, कार्बन बनाता है सहसंयोजक बंध। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सहसंयोजक बंध, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, यह जो ध्रुवीय अणु होते हैं ना, हाइड्रोजन आबंध किन में पाया जाता है, जो ध्रुवीय अणु होता है उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। आयनीय आबंधन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो कौन सा बंध बनता है, ये आयनीय आबंधन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है। अभी देखो, मान के चलो ये अपना सूरज है, ठीक है, और ये अपनी पृथ्वी जो है वो एक निश्चित कक्षा में एक समान गति से इसके चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो इसकी जो वेग की दिशा होगी ना, वो जो सर्किल बन रहा है, ठीक है, इस पे जो स्पर्श रेखा अपन खींचते हैं, ठीक है, ये अपन ने स्पर्श रेखा खींची, तो इसकी वेग की गति क्या होगी, इसकी जो स्पर्श रेखा की जो अनुदिश है वो ही इसकी वेग की गति हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन ए देखते हैं, वृत्त से दूर, वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश, ठीक है। तो ऑप्शन अपना सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि जो वृत्तीय गति होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी, उसमें जो वेग की दिशा होगी क्या होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। जब एक समान गति होती है, एक समान गति होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो चाल होती है वो स्थिर होती है, और जो वेग होता है उसमें क्या होता है, इसका परिणाम तो स्थिर रहता है लेकिन इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा बदलती रहती है। इसकी वजह से अपना वेग जो होता है वो स्थिर नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं में डिंब वाहिनी नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है। अभी देखो, जो डिंब वाहिनी नली है, ठीक है, ये मान के चलो कि डिंब वाहिनी नली है, ठीक है, ये फ्लोपियन ट्यूब या फिर डिंब वाहिनी नली है। तो यह क्या होता है, यह वह स्थान है जहाँ पे पुरुष का शुक्राणु और मादा का जो अंडा होता है वह आकर के मिलता है, और उससे क्या होगा, उससे होगा निषेचन, ठीक। तो जब मैं इसको अगर अवरुद्ध करूँगा तो मेरा निषेचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु वे दोनों नहीं मिल पाएंगे। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा कि निषेचन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से रोका जा सकता है। तो अपने पास एक अंग होता है और उस अंग को क्या बोलते हैं, उस अंग को बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक। अभी प्लेसेंटा काम क्या करता है, देखो जैसे भ्रूण है और ये माता है, तो भ्रूण क्या करता है, ये प्लेसेंटा क्या करता है, ये माता से जितना भी इसको भ्रूण को जो भी आवश्यक तत्व चाहिए वो सारे के सारे लेकर के माता से और भ्रूण को देता है, और जो इसका अपशिष्ट होता है, इसके रक्त में जो अपशिष्ट होता है वो सारा का सारा माता के जो रक्त होता है उसमें दे देता है, और फिर माता के रक्त से सारी वो अपशिष्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है।
तो ये किसका काम होता है? ये प्लेसेंटा का काम होता है। तो अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीवद्रव्य झिल्ली के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिकाओं में मौजूद रहता है? ऑप्शन ए तारक केंद्र, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका द्रव, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। तो कोशिका भित्ति होती है, ये पादप कोशिकाओं में बाहर की तरफ मौजूद रहती है। यह किसकी बनी रहती है? यह सेलुलोज की बनी रहती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु जो कोशिकाएं होती हैं उनमें नहीं पाई जाती, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती हैं जिनमें से प्रत्येक में गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के समान होती हैं। इसे किस प्रकार की कोशिका विभाजन कहा जाता है? अभी देखो, मान के चलो ये क्या है? ये मातृ कोशिका है, ठीक है, और इससे संतति कोशिकाएं बन रही हैं। अब अगर इनमें मान के चलो जो गुणसूत्र है वो समान है, मान के चलो यहाँ पे 46 थे, यहाँ पे 46 और यहाँ पे भी 46, तो ये कौन सा विभाजन होता है? ये समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन मतलब क्या होता है कि जो जनक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें समान क्या होता है? समान सूत्र पाए जाते हैं, ठीक। तो ये कौन सा हो गया? समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? इनमें इनकी गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाएगी। अगर 46 है तो इसमें 23, इसमें 23। नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन किसको बोलते हैं? मान के चलो अपने पास में ये कोई सतह है, ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ से ये विपरीत लौट गई, तो ये क्या कहलाता है? ये अपना परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अपवर्तन क्या कहलाता है? अपवर्तन एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो ये क्या होती है? इसमें हल्का सा एक बंकन उत्पन्न हो जाता है। मान के चलो ऐसी जानी चाहिए, लेकिन ऐसी ना जा करके या तो ये इधर आएगी या फिर अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से दूर कब जाएगी? जब ये कम सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, और अगर ये ज़्यादा सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये क्या होगा? ये अभिलंब के नज़दीक आएगी। तो ये क्या होता है? अपना अपवर्तन होता है। और प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन क्या होता है कि कणों का रोशनी का चारों तरफ फैल जाना। जब ये कणों से टकराते हैं, वातावरण में जब कणों से टकराते हैं तो ये चारों तरफ रोशनी को फैला देते हैं। आसमान का जो नीला रंग होता है वो हमको प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। अभी देखो विक्षेपण। विक्षेपण क्या होता है? मान के चलो ये प्रिज्म है, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें यहाँ से मान के चलो सनलाइट आई और इसके बाद में इसका अपवर्तन हुआ और फिर ये यहाँ से ये 7 रंगों में विभक्त हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम विक्षेपण। जब भी प्रकाश की किरण अपने 7 रंगों में विभक्त होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं विक्षेपण। नेक्स्ट देखते हैं, 220 वोल्ट पर चलने वाली एक विद्युत इस्त्री अपने अधिकतम तापमान पर 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। इस्त्री में प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध कितना है? तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है P = V²/R, ठीक। अब P क्या है अपने पास में? P की वैल्यू है 840 वाट। V की वैल्यू क्या है? 220 × 220 अपॉन में R। जब R को मैं इधर लेके आऊँगा तो 220 × 220 बटा में 840, इसको कैंसिल आउट करो, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये लगभग मेरा 57.6 ओम के बराबर आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन, वायुमंडल में प्रकाश का परिकरण, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अपवर्तन। अब अपवर्तन होता क्या है कि जब भी प्रकाश की किरण होती है वो एक वायु जो एक क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ये क्या होती है? यह है, इसमें हल्का सा बंकन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है? मान के चलो
कि अगर ये सीधी जा रही है, ऐसे जाना चाहिए था इसको सीधी, लेकिन ये क्या होती है, या तो ये अभिलंब के नज़दीक आएगी, ठीक है, या तो ये अभिलंब के नज़दीक आएगी या फिर अभिलंब के दूर जाएगी। अभी दूर कब जाएगी, जब यह मान के चलो एनवायरनमेंट फर्स्ट है, ये है सेकंड है, जो सेकंड एनवायरनमेंट है वो फर्स्ट एनवायरनमेंट से कम सघन होगा, तो ये क्या होगा, ये अभिलंब से दूर चली जाएगी। और अगर जो अपना माध्यम 2 है वो माध्यम 1 के बजाय ज़्यादा सघन होगा, तो यह क्या होगा, ज़्यादा सघन होगा, तो यह अभिलंब के नज़दीक आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन। नेक्स्ट देखते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी अवद्रव्य जालिका मुख्य रूप से किसके लिए होती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है वो क्या काम करती है। तो अपने पास में जो अंतःद्रव्य जालिकाएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, एक तो हो गई चिकनी और एक हो गई खुरदरी, ठीक। तो खुरदरी में क्या होती है, इसकी सतह पर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, और ये राइबोसोम किसे प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। और चिकनी जो है अंतःद्रव्य जालिका वो क्या करती है, एक तो लिपिड का निर्माण करती है, ठीक है, और दूसरा क्या करती है, ये डिटॉक्स का काम करती है। डिटॉक्स को हिंदी में है हम विष हरण बोलते हैं, ठीक है। ये 2 काम करती है जो चिकनी अवद्रव्य जालिका, एक तो लिपिड का निर्माण और दूसरा ये अपने क्या करती है, डिटॉक्स का काम करती है। तो मेरा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक, कि क्या करती है ये लिपिड का संश्लेषण करेगी और विषहरण का काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, 2 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, 5 सेकंड के लिए 4 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है, अंतिम वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। मेरे को अंतिम वेग ज्ञात करना है। अब अगर अंतिम वेग ज्ञात करना है तो मैं गति का फॉर्मूला लगाऊंगा, v = u + a t। अब मेरे पास में u की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है, ठीक, प्लस जो a है उसकी वैल्यू मेरे पास में नहीं है, और t की जो टाइम समय है ये इसकी क्या वैल्यू है, 5 सेकेंड × 5, ठीक, ये अपने पास में आ गया। अब मेरे को जो a है वो ज्ञात करना है, और इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है इसका वेट दिया गया है, ठीक, वेट दिया गया है। और ये तो मैं इसको F = ma ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो F क्या है मेरा, यहाँ पे जो बल है तो वो कितना दिया गया है, वो 4 न्यूटन दिया गया है, यहाँ पे मैं 4 रखूँगा। इसका द्रव्यमान जो m है वो कितना दिया गया है, 2 × a, तो a = 4/2 = 2। तो a की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। a की वैल्यू मैं यहाँ से उठा करके और मैं यहाँ पे रखूँगा, तो मेरे पास में क्या हो गया, v = 10 प्लस a की वैल्यू 2 × 5, तो 10 + 2 × 5 = 10, 10 + 10 = 20, ठीक है। तो 20 आ गया, तो मेरा जो ऑप्शन है डी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखता हूँ, जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाई गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो जब धातु कार्बोनेट होता है, कोई भी धातु कार्बोनेट हो, ये धातु कार्बोनेट अगर अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो वह क्या क्या बनाएगा, वह बनाएगा लवण बनाएगा, ठीक है, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलो Na2CO3 अपना धातु कार्बोनेट है, मैंने इसकी क्रिया कराई HCl से, तो ये क्या क्या बनाएगा, ये NaCl लवण बना देगा, ठीक है, H2O जल बना देगा और CO2 गैस बना देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 2 ये हो गया, ठीक है। तो क्या क्या बनाएगा, कार्बन डाई गैस, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कुछ बातें। मान के चलो अपना ये मैग्नेट है, ये अपना
नॉर्थ पोल, ये अपना साउथ पोल। तो जब भी देखो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चुंबक के अंदर साउथ से और नॉर्थ की तरफ ये ट्रैवल करती हैं, और चुंबक की बाहरी किस तरफ से करती हैं, नॉर्थ से लेकर के और साउथ की ओर ये ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाती हैं, पहली बात तो एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक, दूसरी बात क्या है, अंदर की तरफ तो साउथ से और नॉर्थ ट्रैवल करती हैं, और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करती हैं। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये प्रतिच्छेद नहीं करती एक दूसरे को काटती नहीं है कभी भी। ठीक है, तो अपन ऑप्शन में क्या देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है इनके बारे में, अपने को गलत कथन का कौन सा कथन सही है, जो सही है वो बताना है। वे चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप बनाती हैं, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अयस्क से अवशेषांक गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उनके रासायनिक या भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती है और इसे अयस्कों का कहा जाता है। इसे अयस्कों क्या कहा जाता है, रंजन, भारण, पॉलिशन या फिर समृद्धिकरण। तो देखो, जब भी हम जमीन में से हमारा जो अयस्क होता है, ठीक है, उसको बाहर निकालेंगे, हमारे अयस्क को बाहर निकालेंगे, तो उनमें क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धि होती हैं। ठीक है, और इन अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, इन अशुद्धियों को हम बोलते हैं गैंग। ठीक है, अभी इन गैंग को दूर करके, ठीक है, इस अयस्क में धातु की जो मात्रा होती है, ठीक है, इसको बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समृद्धिकरण या फिर एनरिचमेंट। तो अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने वाले किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका लगभग भार कितना होगा। तो अभी देखो, अपने को एक चीज़ पता है कि दो चीज़ होती हैं, एक तो भार होता है और एक होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान होता है ये जी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो अपना भार होता है ये जी पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, अब अपन एक बात जानते हैं कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, और जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों डिफरेंट हैं। और ये कितना डिफरेंट है, अगर मैं पृथ्वी का और ये इसका बात करूं, ठीक है, तो मैं अगर चंद्रमा के इंटू 6 करूं, तब जाके ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे किसी चीज़ का भार 60 न्यूटन है, तो उसका 1/6 भार होगा, ठीक है, कहाँ पे, चंद्रमा पे। तो मेरा आंसर क्या निकल जाएगा, मेरा आंसर निकल जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।